अब बात करते हैं ये जो गुर्जर महासभा वाले लोग हैं जो बार बार ये कहते हैं कि ये जो गुर्जर शब्द है ये हमारी जाति को बिलोंग करता है। तो इन मूर्खों को मैं ये कहना चाहता हूं कि इस शब्द के नाम की जाति कभी भी पैदा ही नहीं हुई आज तक इस देश में। ये जो गुर्जर शब्द है ना, इस नाम की जाति कोई पैदा ही नहीं हुई। और ये लोग ये बोलते हैं कि शिलालेखों में जहां भी गुर्जर शब्द आ रखा है ये हमारी जाति को बिलोंग करता है। तो अब चलो, वैसे तो ये जाति के लिए शब्द है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए इस वर्ड को, इस शब्द को जाति के लिए मान लेते हैं कि ये जाति के लिए प्रयोग हुआ है। इनकी बात को बड़ा करते हैं, ठीक है। तो अब मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, अगर शिलालेखों में ये गुर्जर शब्द जाति के लिए प्रयोग किया गया है तो ये बताओ मेरे भाई, जगन्नाथ राय के शिलालेख के अंदर मुजफ्फर शाह को गुर्जर नरेश लिखा गया है और दोहड़ शिलालेख के अंदर महमूद बेगड़ा को गुर्जरेश्वर लिखा गया है। तो अब ये बताओ, इन शिलालेखों में जो सैकड़ों वर्ष पुराने हैं, इन शिलालेखों में ये जो वर्ड आया है, अब ये किस चीज को बिलोंग करता है, ये बताओ। दो जवाब। अब ये जाति को करता है या स्थान को करता है? अगर ये जाति को करता है तो इन दोनों की मूर्तियां भी ये गुर्जर महासभा वाले अपने ऑफिस के ऊपर क्यों नहीं लगाते? लगाओ। लेकिन यहां पे ना ये लोग, इनके प्रतिनिधि बंदर की तरह ना गुलाटी मार जाते हैं। देखो कैसे गुलाटी मारते हैं। मैं बोल देता हूँ, मुजफ्फर शाह वाला जो ये है भाई, एक बात बताओ, जब ये गुर्जर प्रतिहार राजवंश खत्म हो गया, ठीक है, वो जब प्रतिहार राजवंश 2036 के बाद में खत्म हो गया, उसके बाद में ही तो वैजन उपाधि लोगों के बारे में यूज करनी शुरू करी गई है। उससे पहले काम उपाधि के तौर पे यूज करी गई है। वहां उन राजवंश को खत्म करके उनके ऊपर हमला हुआ, जब मुसलमानों ने आक्रमण किया तो उन्होंने वो उपाधि धारण कर ली। चलो चलो चलो, उन्होंने धारण कर ली क्षेत्र के हिसाब से। तो सुनो सुनो सुनो, मैं तो आपको बोल रहा हूँ भाई, गुजरात। तो भाइयों, आपने देखा, अब इन लोगों ने इस वर्ड को स्थान सूचक उपाधि बना दिया। पलट गए ना। चलो अब भी छोड़ते हैं इनको। अब भी इनकी बात को बड़ा करते हैं। इन्होंने कहा कि उस टाइम गुर्जर प्रतिहार जो राजवंश था, जो डायनेस्टी थी, वो बिखर चुकी थी, राज खत्म हो चुका था, तो इसलिए उन मुसलमानों को स्थान सूचक उपाधि मिल गई। चलो इससे आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम स्थान सूचक मान लेते हैं, जैसा कि इन लोगों ने कहा। तो अब इस गुर्जर महासभा से मेरा अगला सवाल ये है, जो चालुक्य थे उनका तो गुर्जर प्रतिहारों के साथ कोई संबंध नहीं था। गुर्जर प्रतिहार में से तो वो निकले नहीं थे, ना ही गुर्जर देश के साथ उनका कोई संबंध था। गुर्जर देश से गुजरात का जो ये सारे डायनेस्टी थी गुर्जर प्रतिहार वंश की, जिस क्षेत्र में, उससे वो बहुत सैकड़ों किलोमीटर पीछे नीचे की ओर दक्षिण भारत में बैठे थे। तो गुर्जर प्रतिहारों के साथ तो इनका कोई संबंध नहीं था, मानते हो? और ये चालुक्य तो राष्ट्रकूटों के सामंत थे, जो राष्ट्रकूट गुर्जर प्रतिहारों के सबसे बड़े दुश्मन थे। क्योंकि चालुक्य राजा नरसिंह इंद्र तृतीया का सामंत था। राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीया का, जिस इंद्र तृतीया ने महिपाल को बुरी तरह हराया था। गुर्जर प्रतिहार का जो राजा था महिपाल। तो चालुक्य का तो इनके साथ कोई संबंध नहीं। अब पकड़ के चलना इस बात को। तो जब ये चालुक्य 11वीं शताब्दी में गुजरातरा के अंदर आए, तो उस टाइम तो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी खत्म हो चुकी थी, बिखर चुकी थी ना, मानते हो? तो इनके साथ भी जो सोलंकी राजा, चालुक्य को सोलंकी भी बोलते हैं, सोलंकी राजा कर्ण, जिनके पुत्र सिद्धराज सोलंकी थे, उनके लिए भी दो किताबों में, चाहे पृथ्वीराज रासो हो या पृथ्वीराज विजय हो, गुजरेश्वर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो अब ये शब्द किस फॉर्म में यूज हुआ है, ये बताओ। अब तो स्थान सूचक होगा बेशर्मो, अब तो मान जाओ। जैसा कि पहले आपने कहा, अब तो होगा ना। और इसी वर्ड के साथ, इन्हीं सोलंकियों के बेस पर आप चौहानों को गुर्जर बताते हो। क्योंकि सोमेश्वर जी को जब उनकी माता गुजरात के अंदर लेके आती है अपने मामा, उसके मामा के घर पे, तो सोमेश्वर को सिद्धराज सोलंकी के चचेरे भाई उसी गुर्जर प्रदेश में थोड़ा सा अक्षेत्र दे देते हैं राज करने के लिए, उस क्षेत्र का राजा घोषित कर देते हैं। तब से सोमेश्वर को गुर्जर नरेश कहा जाने लगा।
तो अब बताओ, ये जो गुर्जर अब आया है चालुक्य के साथ या चौहानों के साथ, अब तो स्थान सूचक होगा। चालुक्य तो ना तो इनके सामंत थे, ना इनके साथ कोई रिश्ता था। बताओ अब यहां पे भी अब गुलाटी मत मारना, बेशर्मो गुलाटी मत मारना। कहीं पे तो टिक जाओ, ये गुज्जर महासभा वाले लोग टिक जाओ, नकली लोगों टिक जाओ। तुमने क्यों गंद मचा रखा है दो समाजों के बीच? असल में बात यह है मेरे भाइयों, ये जो गुर्जर शब्द है ये हमेशा स्थान के लिए प्रयोग होता आया है और आज भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी को भी गुर्जर नरेश कहते हैं लोग, समझे? देख लो। માટે કામ કર્યું હતું અને મહિલાઓના સશક્તિકરણ માટે જે કામ કર્યું હતું એવું જ કામ 100 વર્ષ પછી આ નરેન્દ્ર મોદી ગુર્જર નરેશ મહિલાઓ પ્રેમથી ગુર્જર નરેશ કહીને બોલાવે છે એવા નરેન્દ્ર મોદીની સરકારે અને નરેન્દ્ર મોદીએ ભાજપની સરકારે આદિવાસી બહેનોને પણ वल्लभ भाई पटेल को भी गुर्जर बोलते हैं। आजादी से पहले जब गुर्जर महासभा बनी मुंबई के अंदर, गुर्जर महासभा का अर्थ क्या है? गुजरातियों की महासभा। उसके अंदर महात्मा गांधी को भी गुर्जरपति कहा गया है। तो ऐसे पता नहीं कितने उदाहरण मिलेंगे आपको। और सबसे बड़ी बात, जब आज से 825 साल पहले 12वीं सदी के अंदर जैन विद्वान अभय तिलक गणी ने द्वासरा महाकाव्य के ऊपर टीका लिखते हुए बता दिया कि ये गुर्जर आखिर है क्या, ये गुर्जर शब्द क्या है, इसकी परिभाषा उन्होंने दे दी थी। उन्होंने लिख दिया था सुगुर्जर गुर्जर राणायाम गुर्जर देशो भवा निर्णयाम, जिसका अर्थ है जो गुर्जर देश से उद्भव हुआ, जो गुर्जर देश में पैदा हुआ, जो गुर्जर देश से आया वो गुर्जर है। इसकी परिभाषा उन्होंने पहले ही दे दी थी मेरे भाइयों 12वीं सदी में। और ये जो आप कल्पद्रुम के लेके आते हो ना कि गुर्जर शब्द का अर्थ है शत्रु विनाशक, ये हो सकता है, लेकिन ये गुर्जर शब्द का अर्थ है, परिभाषा तो 12वीं सदी में दे दी गई थी। तो आप इसको जाति से कैसे जोड़ते हो? और ये शब्द 1830 से लेके 1960 तक के सारे गजटियर निकलवा लो आप, आपकी जाति के लिए कहीं पर भी प्रयोग नहीं हुआ, समझे? और एक ये देखिए, ये 1832 की डिक्शनरी है, इसके अंदर भी गुर्जर शब्द की परिभाषा दे रखी है कि ये जो गुर्जर शब्द है परिचयवाचक शब्द है जो गुजरातियों के लिए, जो गुजरात प्रदेश के लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। देखो क्यों आप अपने समाज के लोगों को अंधकार में डाल रहे हो? कभी किसी राइटर का उदाहरण देते और पूरी उसकी किताब आप बताते नहीं। आपने अपने समाज में जितेंद्र कुमार की बुक बहुत बांटी, उसके पीडीएफ बना बना के। कौन थे जितेंद्र कुमार? त्रिभुवन मांडला के पिता। उनकी किताब पे त्रिभुवन जी तो विश्वास करते नहीं, अपने पिताजी की किताब पे, और आप उस किताब को समाज में बांट रहे हो। उसके पेज नंबर 166 और 200 नंबर पेज पे पढ़ा आपने क्या लिखा है उन्होंने कनिष्क को गुर्जर बता रखा, या तो फिर उसको भी गुर्जर मान लो। मतलब स्टैंड आपका कुछ नहीं है, सारी चीजें गलत अपने समाज को आप सिखाते हो। अब बात करते हैं जी राजपुत्र शब्द की। जब बात राजपुत्र पे आ जाती है, क्योंकि राजपुत्र किसी भी सदी के शिलालेख आप देख लेना, बहुत से शिलालेख इपिग्राफी इंडिया के अंदर मिल जाएंगे जिनके अंदर राजपुत्र चौहानों के लिए, प्रतिहारों के लिए, सोलंकियों के लिए, सबके लिए प्रयोग हो रखा है। तो इसलिए ये लोग कुत्रक निकालते हैं कि राजपुत्र का अर्थ तो राजकुमार होता है, वो भी क्लियर करते हैं इनका। तो इनसे मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर राजपुत्र शब्द का अर्थ सिर्फ राजकुमार होता तो आदि पर्व महाभारत के अंदर, आदि पर्व के अंदर ययाति शकुंतला जी को अपना परिचय देते हुए ये नहीं कहते कि अहम राजा राजपुत्र। तो एक आदमी एक टाइम में राजा और राजकुमार कैसे हो सकता है? अगर राजपुत्र सिर्फ राजकुमार होता तो इसी आदि पर्व में दुष्यंत विश्वामित्र जी के लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि विश्वामित्र जी उस समय ना तो कहीं के राजा थे, वो तो बहुत पहले सब कुछ छोड़ चुके थे, ऋषि बन चुके थे। और इससे भी बड़ा पॉइंट, उनकी पुत्री के लिए राजपुत्री शब्द का प्रयोग करते हैं। जो पुत्री आश्रम के अंदर जिसका पालन पोषण हुआ, जिसका वहीं जन्म हुआ, जिस टाइम उनका जन्म हुआ, उनके राजा कहीं के राजकुमार नहीं थे, उनके लिए भी राजपुत्री। और ऐसा ही उदाहरण आपको रामायण के युद्ध कांड के
11वें सर्ग में मिलेगा, जहां पर मेघनाथ राम और लक्ष्मण दोनों के लिए राजपुत्रः बहुवचन में प्रयोग करते हैं। समझे? अब यहां पर सोचने की यह बात है, जिस टाइम उनके लिए राजपुत्रा दोनों के लिए प्रयोग हो रखा, क्या वो दोनों राजकुमार थे? क्या वो दोनों अयोध्या के नरेश थे? और उससे भी बड़ी बात, उस टाइम तो वो कहीं के भी राजकुमार नहीं थे। उन दोनों में से कोई भी 14 वर्ष का वनवास काट रहे थे ना, उससे पहले भी वो कभी राजकुमार नहीं थे किसी भी क्षेत्र में। और ऐसा ही उदाहरण फिर इस युद्ध कांड के 16वें सर्ग में चलोगे तो वहां पर भी आपको मिलेगा, जिसके अंदर रावण अपने एक गुप्तचर को, शार्दुल को संदेश देके सुग्रीव के पास भेजते हैं कि उनको ये चीजें बताओ कि आप क्यों इनके साथ लगे हुए हो, आप अपने देश लौट जाओ, किसगंधा लौट जाओ। तो उसके अंदर वो राम का जब जिक्र करते हैं ना, तो राजपुत्रा सह ये वर्ड आता है, दिखाता हूं। ये वर्ड आता है राजपुत्र श। तो इसका अर्थ क्या है? राजपुत्र की, क्योंकि पहले आता है भार्या, इसके अंदर वो बता रहे हैं यदि मैंने राजपुत्र राम की पत्नी का हरण कर लिया तो इससे तुम्हें क्या प्रयोजन, आप अपनी राजधानी किसगंधा लौट जाओ। समझे? जो आप बोलते हो ना, यही होता है। ये मतलब कि अज्ञान मत फैलाओ समाज में। अब बात करते हैं, ये लोग कहते हैं कि राजपुत्र तो अलग है, राजपूत अलग है, जबकि राजपुत्र का अर्थ भी राजा का बेटा है और राजपूत का अर्थ भी राजा का ही बेटा है। और गोचर, गोजर और गुजर, इन तीनों का अर्थ अलग है, लेकिन ये सब सेम बताते हैं कि ये सब तो एक है, लेकिन राजपुत्र और राजपूत अलग है। तो मैं इनको बताना चाहता हूं, ये जो त्रय शब्द है, गुजरात के पुराने साहित्य उठाए, जिसके अंदर गुजरातरा की भी परिभाषा आपको मिल जाएगी। वहां पे आपको ये लिखा मिलेगा, ये जो गुजरातरा से गुजरात हुआ है ना, ये अरबी टच, अपनी लैंग्वेज संस्कृत के साथ जब अरबी टच होने लगा तो ये त्रय को तय ही लिखा जाता है, चाहे फारसी में देख लो चाहे अरबी में देख लो। त्रय को तय और स्पेस देके रह, ऐसे लिखा जाता है। और जब मुगल काल शुरू हुआ 13वीं शताब्दी के बाद, तो उनके मुंह से राजपुत्र तो निकला ही नहीं, वो तो राजपूत तक ही सीमित रह गए। इसलिए राजपूत शब्द प्रचलन में आया। और देश के क्या, पूरे विश्व के सारे इतिहासकार यही मानते हैं कि राजपुत्र शब्द का अपभ्रंश ही राजपूत है। समझे? तो इन चीजों को ध्यान दिया करो। और फिर भी आप अड़ जाते हो, नहीं राजपूत दिखा दो कहीं पे, तो आज सुन लो फिर। बुद्ध के जीवन पर पाली साहित्य में सूतक पिट्टिका लिखा गया। उसके 5वें भाग को खुत्तक निकाय कहा जाता है। और इसकी एक विशेष बात यह है इस ग्रंथ की, कि इसको तो लिपिबद्ध 2000 साल पहले ही कर लिया था। मतलब कि ये लिपिबद्ध आज नहीं हुआ कि 500 साल पहले हुआ, 2000 साल पहले ही। और इसके अंदर सुंदरिक भारद्वाज नाम का एक ब्राह्मण है, जो महात्मा बुद्ध से, गौतम से उनकी जाति पूछने के लिए जाता है। तो महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं, ये है उसका, ना ब्राह्मणो नोहमी ना रजपूतो ना वैश्ययनो उद कोची नोहमी गौतम परिचाहे पृथ्वीजना अकिजन्नो मंत चारमी लोके। जिसका अर्थ है, ना मैं ब्राह्मण हूं, ना मैं रजपूतो हूं, ना मैं वैश्य हूं, ना ही मैं कुछ और। तो वर्ग के लिए प्रयोग कर रखा है बिल्कुल। ब्राह्मण एक वर्ग, रजपुत्रों का एक वर्ग, रजपुतो लिख रखा है यहाँ पे, वैश्यों का एक वर्ग, और उदकोची चौथा वर्ग, कि मैं और कुछ नहीं, मैं अपने विवेक से इस संसार के अंदर विचरण कर रहा हूं। तो ये चीज है। तो ये जो राजपुत्र शब्द है ना, एक पूरे वर्ग के लिए प्रयोग हुआ है, पूरे वर्ग के लिए। क्षत्रियों के जो पुत्र थे, जिनकी माता भी एक क्षत्राणी थी और जिनके पिता भी एक क्षत्रिय थे, उनके लिए प्रयोग हुआ है राजपुत्र शब्द का। और पूरे वर्ग के लिए, सिर्फ राजा के बेटे के लिए नहीं, राजा के बेटे के भाई के बेटे के लिए भी, सबके लिए एक ये पूरा वर्ग बन चुका था। हर्षवर्धन के टाइम में राजपुत्र शब्द प्रचलन में आ गया था ज्यादा। तो ये पूरे वर्ग के लिए प्रयोग हुआ है। इस चीज को समझो। और तुम्हें क्या लेना इस चीज से
नहीं हुआ या हुआ, जो भी, तुम इस पे बात करो ना गुर्जर पे, जो भी मैंने बताया कि ये कैसे कैसे प्रयोग हुआ है। अगर जाति है तो फिर वो मुसलमानों के लिए जो प्रयोग हुआ है तो वो क्या है, अगर वो स्थान सूचक है तो जो चालुक्य के लिए प्रयोग हुआ है तो वो क्या है। तो पलटी मत मारो बार बार, ये पलटियां मार मार के आपने अपने समाज को अंधकार में डाल दिया बिल्कुल। आपने तो पता नहीं क्या क्या, कभी पटेल को गुर्जर बनाया, कभी शिवाजी को बनाया, सूरजमल तक को गुर्जर बता रखा। दिखा दूंगा अभी सारी वीडियो। तो ये अंधकार में मत डालो, अपने समाज को मत डालो। अब बात करते हैं इनके उस श्लोक की जिसमें ये बोलते हैं जन्मना जायते शूद्रः, लेकिन उसको पूरा नहीं बोलते। अगली लाइन क्या है, संस्कार द्विज उजायते। क्या अर्थ है इसका? ये एक बेसिक चीज है कि जन्म से सब शूद्र ही होते हैं। संस्कार द्विज उजायते, लेकिन उनके संस्कारों में उनको ढाल के उनका यगोपवीत संस्कार करके उनको अपनी जाति में मिलाया जाता है या अपने वर्ण में मिलाया जाता है। समझे? वो एक बेसिक चीज के लिए बोला है, इसको ये कभी नहीं समझते। ऐसा उदाहरण आपको महाभारत के अंदर मिल जाएगा, जब युधिष्ठिर भीष्म पिता से पूछते हैं कि विश्वामित्र जी जन्म से अक्षत्रिय थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने ब्राह्मण तव कैसे प्राप्त कर लिया। ये युधिष्ठिर पूछ रहे हैं, क्या उनको ज्ञान नहीं था कि आप क्या बोल रहे हो? तो वही चक्कर है मेरे भाई, यज्ञोपवीत संस्कार का, उसको मिला लिया जाता है तो फिर उसको जन्म से ही बोला जाता है। ऐसा उदाहरण दूसरा सुनो, 7वीं सदी का हेन सोंग जो आए थे चीनी यात्री भारत में, उन्होंने अलजुर्ज के राजा को, मतलब कि गुर्जर देश के राजा को क्या लिखा है, द किंग हु वाज ए क्षत्रिय बाय बर्थ, उन्होंने भी जन्म से क्षत्रिय लिखा है। तो वो बेसिक चीज के साथ ये सारी चीजें मत मिलाया करो, समझ लिया करो इनको। और एक जो आप अपने समाज के अंदर ये फैलाते हो कि सुलेमान आया, अल मसूदी आया, वो आया, ये आया, फलाना यात्री, ढिकड़ा यात्री, उन सब ने ना गुर्जर देश के राजा को गुर्जर लिखा है जाति से। मेरे भाइयों, जितने भी यात्री आए, किसी ने भी किसी को जाति के नाम से नहीं लिखा। उन्होंने सिर्फ अल जुर्ज, गुर्जर देश का वर्णन किया है, देश का, भूभाग का। किसी राजा को जाति से नहीं लिखा, ये झूठ मत फैलाया करो। आपको बता दूं, सुलेमान के समय में एक और यात्री आया था जिसका नाम था इनकुर्दात। इसने भी एक बुक लिखी अपनी वहां जाके, इसने भी यहाँ के देश के जितने भी स्थान थे उनके बारे में वर्णन किया। इसने भी अल जुर्ज का वर्णन किया, गुर्जर देश का। और इसने तो यहां तक लिख दिया कि जो गुर्जर है वो जीव के आकार का है, जीव के आकार का। तो क्या कोई एक आदमी जीव के आकार का हो सकता है, या कोई जाति जीव के आकार की हो सकती है? उसने भी क्षेत्र का ही लिखा है। और उनकी किताब है किताबे उल मसालिक व अल मुमालिक, सड़कों और देशों की पुस्तक। ठीक। एक और ये कुतर्क करते हैं कि 6वीं शताब्दी से पहले कहीं पे गुर्जर देश दिखा दो। तो मेरे भाई मैं ये कहता हूं कि तुम 6वीं शताब्दी में दिखा दो, क्योंकि सबसे पहले इसका वर्णन अगर शिलालेखों की बात करें तो 634 ईस्वी के अंदर आया है, पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के शिलालेख में। तो 634 जो होती है ना, वो 7वीं सदी है, 6ठी नहीं है वो। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, महाभारत के काफी समय बाद भी ये 16 जनपद थे अपने देश के अंदर। अब अंग है, क्या ये अंग जो जनपद है क्या किसी अंग जाति ने बसाया था? अस्मक है, अवंती है, चेदी है, गंधार है, काशी है, मगध है, मल है। तो ये जो है किसी जाति के नाम से है। एक है पंचाल। तो अब ये बताओ, महाराष्ट्र के अंदर पंचाल जाति रजिस्टर्ड है। कल को वो लोग खड़े होकर ये कहने लग जाए कि ये जो पंचाल देश था ये तो हमने बसाया था, वो जितने भी पंचाल नरेश थे वो तो हमारे हैं। तो ऐसा थोड़ा ना हो जाएगा मेरे भाई, अकल का प्रयोग किया करो थोड़ा बहुत। और अब देखो, एक बुक दिखाता हूं आपको, उसको देख लो, उसका नाम नोट कर लो। उसके अंदर सारे अपने देश के प्राचीन सारे नक्शे हैं, देखो उसमें क्या है। तो इसी बुक के अंदर ये जो नक्शा आपके सामने है, तो इसमें क्या है, गुप्त काल के अंदर भी गुर्जर देश दिखा रखा।
समझे? दिखा रखा ना। और इसकी पुष्टि कहां से होती है? आप ये सवाल देखो, ये यूपीएसएससी 2016 का सवाल है, जिसके अंदर पूछा जा रखा कि अशोक के अधीन इनमें से कौन सा क्षेत्र नहीं था। तो ये तो तब भी था। तो मेरे भाइयों, ये कोई जिद नहीं होती कि उससे पहले दिखा दो, ये तो हम नहीं बसाया था। क्या प्रूफ है भाई तुम नहीं बसाया था? रजिस्ट्री है क्या तुम्हारे पास? कागजों की रजिस्ट्री है क्या उस टाइम की कि तुमने बसाया था? ये तो गुप्त काल में भी था। और अगर जो गुर्जर गौड़ ब्राह्मण है गुजरात के अंदर, उनसे पूछो जाके, उनकी जो साहित्यिक किताब है, उनकी धार्मिक जो किताबें है, जो उनकी मान्यता के आधार पर उन्होंने लिख रखा, उसके अंदर वो पता क्या बताते हैं, जो अपने आप को वो जोड़ते हैं कि एक राजा था गुर्जर कर्ण उसका नाम था, और वो गुर्जर देश का राजा था। उसने इनको शरण दी थी, इनको कुछ क्षेत्र दिया था रहने के लिए, और उसी गुर्जर कर्ण के नाम से वो गुर्जर देश था, उस गुर्जर देश का नाम था उसी गुर्जर राजा कर्ण के नाम से। तो ये बात है मेरे भाई, समझा करो इन चीजों को। अब बात करते हैं उस डिबेट के अंदर एक गुर्जर सभा का प्रतिनिधि झूठ बोल के भाग गया। क्या बोला? राजपुत्र मतलब होता है राजा का पुत्र। राजपुत्र तो भाई सुनो मेरी बात, इंद्रजीत को भी युद्ध खंड के 44वें सर्ग में राक्षस राजपुत्र लिखा हुआ है। तो क्या वो ब्राह्मण नहीं थे? तो 44वें सर्ग में मेघनाथ को या इंद्रजीत को राक्षस राजपुत्र बोला गया है। तो ये देखो, कहीं पर नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं है। ये देखो, यहां से हो जाता है 45वां शुरू। लेकिन अभी मैं बताता हूं कि किस सर्ग में राक्षस राजपुत्रा का जिक्र आया है और वो किन के लिए आया है और किस लिए आया है, वो सारी चीज समझनी होगी। दिखाता हूं। तो ये रही रामायण जी, ठीक है। और ये रहा 11वां सर्ग, और इसका ये रहा श्लोक। और इसके अंदर देखो क्या लिखा है। इसके अंदर लिखा है, किम नाम तो राक्षस राजपुत्र वास्मकमेन ही राक्षसेन सुप्रकमति रणे निहंतु साके कुत्तो भी शिष्य यश भीरो। ये लिखा है। ये क्या करते हैं, ये सिर्फ शब्द देखते हैं ऐसे, कहीं पे गुर्जर लिखा मिल जो या कहीं पे राक्षस राजपुत्र कुछ ऐसा लिखा मिल जो, इन्होंने देख लिया राक्षस राजपुत्र। तो पहली तो बात, ये जो श्लोक है ये खुद मेघनाथ बोल रहा है और विभीषण को बात बता रहा है, और अपने बारे में नहीं, राम और लक्ष्मण के बारे में। राजपुत्रा, मेघनाथ तो एक था ना, राजपुत्र यूज होना था। ये राजपुत्रा किसके लिए यूज हुआ? दोनों के लिए, राम और लक्ष्मण के लिए। समझे? और संस्कृत की एक खासियत है, इसके शब्द का जो अर्थ होता है ना वही रहता है, चाहे वो आगे लगा लो चाहे पीछे लगा लो। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, अहम विद्यालय गच्छामि, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं विद्यालय अहम गच्छामि, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं ऐसा लिख दूं गच्छामि अहम विद्यालय, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका जो अर्थ है वो अर्थ क्यों नहीं पड़ा? ये जो नीचे लिख रखा है, क्या कह रहा है मेघनाथ विभीषण को? अरे डरपोक विभीषण, उन दोनों राजपुत्रों की शक्ति क्या है? उन दोनों को तो हमारे यहाँ एक साधारण राक्षस ही युद्ध में मार सकता है, फिर तुम क्यों इतने भयभीत हो रहे हो? तो गलत परिभाषा मत दिया करो समाज को, कुछ भी कह के बहका के चले जाते हो तुम, ये हरकत छोड़ दो। और दूसरी बात ये है कि उस डिबेट के अंदर इनका प्रतिनिधि ब्रह्म पुराण ब्रह्मत पुराण क्या क्या है इनके उदाहरण देता है, उनके सह्याद्री खंड के, कि उसमें ये लिखा है कि जो रजपूत, पहले तो बात यहाँ पे रजपूत लिखा है, राजपूत नहीं है। अर्थ भी अलग अलग हो जाता है इनका। रजपूत एक अलग वर्ड है और राजपूत एक अलग वर्ड है। रजपूत का अर्थ क्या होता है? रजपूत धूल से पैदा हुआ, रजपूत मिट्टी से पैदा, मिट्टी का पुत्र। और राजपूत क्या होता है? राजा का पुत्र। पहली तो बात ये। लेकिन अगर इससे भी आगे बढ़ते हैं, चलो, इस सह्याद्री खंड के ऊपर इस पुराण पे JS राव, RC हजारा, इन जैसों ने पूरी डिटेल से स्टडी की और ये निष्कर्ष निकाला कि इस पुराण की ये सारी कॉपी 16वीं सदी में घड़ी गई है। और इनके इस निष्कर्ष को देश का कोई भी इतिहासकार मना नहीं करता। और इस सह्याद्री खंड के बाजीराव पेशवा ने बहुत सारी कॉपियां जलवा दी थी, क्योंकि दो ब्राह्मणों वर्गों के बीच, अलग अलग सोच वाले लोगों के बीच झगड़ा हो गया था इन चीजों को लेकर। और पुराणों के बारे में अगर पढ़ना हो तो सत्यार्थ प्रकाश का 329 नंबर पेज निकाल लेना। और स्वामी दयानंद को तो सारा देश मानता है, उन्होंने इन पुराणों की धज्जियां उड़ा रखी, इनके अंदर इतने गपोड़े लिखे हुए हैं। लेकिन अब भी इससे आगे हम बढ़ते हैं। अगर आज इनको हर एक एंगल से हर एक बात समझाएंगे। ये जो गुज्जर महासभा के पद अधिकारी
ये जो गुज्जर महासभा वाले लोग हैं, इनसे मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि गुज्जर समाज का कोई कसूर नहीं है। समाज के अंदर अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, उनको तो इन्होंने बहका रखा। ये जो गुज्जर महासभा वाले लोग हैं ना, मैं इनको एक बात बोल दूं, अगर आपकी राजपूत समाज के प्रति ऐसी सोच है कि आप राजपूतों को परिभाषित पुराणों के आधार पर करोगे, तो आप इनडायरेक्ट रूप से खुद अपने समाज का अपमान कर रहे हो, खुद अपने समाज का। समझे? वो कैसे कर रहे हो सुनो। देश के गजटियर निकालो, 1830 से लेके 1930 तक के निकाल लो, 1960 तक के निकाल लो। उनके अंदर आपके पूर्वज बिल्कुल छाती ठोक के ये कह रहे हैं कि हम राजपूतों में से निकले हैं, हम राजपूतों के वंशज हैं। ये राजस्थान का है, ठीक है। इसके अंदर गुज्जर का कॉलम आता है, तो इसके अंदर क्या लिखा जाता है? द गुज्जर्स themselves usually claim to be the descended from राजपूत, कि हम राजपूतों से निकले हुए हैं। ऐसा ही है करनाल का ये। इसके अंदर क्या है? जो कलशाण गोत्र के इनके समाज में लोग हैं, दिस क्लेम क्लेम्स डिसेंट फ्रॉम राणा हरिराय दा चौहान जुंडला बाय ए गुज्जर वाइफ। समझे? और बता दूं मैं आपको, ऐसे और भी गजटियर आपको मिल जाएंगे जिसके अंदर क्लेम किया जा रहा है। और बैसोया गोत्र की सारी वंशावली उठा के देख लो, वो बता देंगे। उसमें साफ साफ लिखा है कि राजा करण सिंह सिरोहा के वंशज है ये, जो राजपूत राजा था। फिर उसके बाद राजकुमार भाटी से मिल लेना जाके, उसके घर भी वंशावली पड़ी है, उनसे पूछ लेना। तो आप किसका अपमान कर रहे हो? राजपूत समाज का कर रहे हो, सिर्फ अपने भी समाज का कर रहे हो। और अगर आप समाज के अंदर ये फैलाओगे कि ये गजटियर तो गलत है, ये तो अंग्रेजों ने लिखे, फलाना ने लिखे, तो अंग्रेजों को मतलब कि क्या जरूरत पड़ी थी भाई ये बातें लिखने की? उनके सामने क्लेम किया जाता होगा तभी तो लिखते थे। और अगर सबसे बड़ी बात, अगर अंग्रेजों के गजटियर झूठे हैं, तो फिर ये बताओ धन सिंह कोतवाल का जो इतिहास है वो भी तो गजटियरों में से निकाला है आपने। वो सारे जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो किसने दिए थे आपको? ठाकुर देवेंद्र सिंह ने दिए थे ना, राजपूत ने। वीडियो देखो और समझो। का है, किसी जाति का है। जैसे पीछे ठाकुर देवेंद्र सिंह राजपूत के लिए भी कुछ लोगों ने करा कि इनको क्यों प्रमोट कर रहे हो? भैया उसने करा हमारे समाज के लिए, वो धन सिंह को ढूंढने के लाने वाला वही है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उन्होंने ही दिए हैं। ये कोई त्यागी हो रहे, धन सिंह का तो कोई लिखा ही नहीं हुआ है। उधर से तस्वीर चपराना है जिन्होंने 3 तारीख का प्रोग्राम किया था, उनसे बात हुई, उन्होंने बोला यार हमारे पास तो कोई प्रमाण नहीं मिला जी। फिर इतने सालों से आप खेचे आ रहे हो इसे, मतलब वो किताब ही नहीं है आपके पास, वो गजटियर ही नहीं है? बोले नहीं है। मतलब चलो मैं भेजता हूँ मैं। वो भी उन्होंने बताया, खुर्शीद भाटी जी ने, मैंने वहां देख लिया, ऑनलाइन सर्च कर लिया। दीपक को बोला भाई मैं तो आज बाहर हूँ, आप देख लो। गजटियरों के आधार पे अपने जो महान क्रांतिकारी धन सिंह कोतवाल है, उनका इतिहास भी नहीं गजटियरों पे आधारित है ना, तो ये गजटियर गलत कैसे हो सकते हैं मेरे भाई? तो मतलब कि आपने दो समाजों के बीच ना जो भ्रम फैलाया है सारी चीजों को लेके, आपने बहुत बड़ा नुकसान किया है, याद रखना। ये जितने भी पदाधिकारी है ना गुज्जर महासभा के, बड़े बड़े षड्यंत्र करते हैं। जो राणा हसन चौहान था पाकिस्तान का, जो मर गया अब, वो किसका एजेंट था? ISI का। और वो भी मिलता है आपसे आके 20-25 साल पहले, है ना। उसकी दी हुई किताब पे तुम इस देश के इतिहास को बदलने चले हो यार, शर्म करो कुछ। और इनका ये फंडा है ना जो सिर्फ और सिर्फ यूपी इलेक्शन तक है मेरे भाई। आप शर्त लगा लो, यूपी इलेक्शन खत्म, इनका फंडा खत्म। ये इनका फंडा, बस इनसे बचो, जितना बच सकते हो इनसे बचो। इतिहास को खुद समझो तर्कों से। किसी ने क्या लिख दिया, पता नहीं कितने लेखकों ने क्या क्या लिख रखा। और ये जो गुज्जर महासभा के लोग हैं ना, सारा दिन बहकाने का काम करते हैं अपने समाज को। देखो इनकी वीडियो। और जितने भी गोत्रों में अणा आता है, अणा जैसे भड़ाणा, खटाणा, अधाणा, ये अवाणा, ये अणा वाले ये सारे प्रतिहारों के गोत्र हैं ये। अब इनसे ये पूछो कि अगर अणा की आवाज आने से सारे प्रतिहार हो गए, तो जो कलशाण गोत्र है तुम्हारे समाज के अंदर, उसके पीछे भी तो अणा आता है, उनको चौहानों से जोड़ देते हो। और अभी कह रहे हो अणा जिसके पीछे आता है वो सारे प्रतिहार है। तो ये ज्ञान देते हैं, ये इतने बड़े ज्ञानी है। ये अध्यक्ष है इस गुज्जर महासभा का, राष्ट्रीय अध्यक्ष। और देखो
तोगड़िया है, यहाँ तोंगड़ बना दिया। अब जो तोंगड़ हैं वो यहाँ टाइगर लिख रहे हैं, बताओ आप। बैसले हैं वो बंसल लिख रहे हैं, और जो ये हैं डेढ़ हैं वो डेविड लिख रहे हैं। तो कहां जाके बात रुकेगी? अब ये तुक्केबाजी वाला बोल रहे, ये अब इस पे आ गया कि भाई ये ऐसे कैसे हो गया। अब आप ये देखो कि लोगों ने गोत्र बदल दिया। अब राठी गोत्र है हमारा सहारनपुर में, वो सारे राठौर लिखने लगे। राठौर तो हमारा गोत्र नहीं है, राठी है, वो सारे राठौर लिखने लगे। या भी आप ये लगा लो कि थोड़ा बहुत तो अंतर हो, लोगों ने पूरा गोत्र के गोत्र ही बदल दिए लोग। अब जैसे यहाँ पे देखो, जो मैंने आपको हूणों के बारे में और जो इसका बताया था बिदुड़ियों का, यहाँ से गए करण भाई जो बता रहे थे मेरठ के, वहां जाके वो हूण लिखने लगे वो। और वही हूण आगे जाके वो आगे वो उत्तराखंड में वही जो हूण लिखते थे वो पुंडीर लिख रहे हैं। बताओ कहीं किसी का आपस में लिंक है क्या? अब आप ज्यादा दूर क्यों जा रहे हो? एक गोत्र है गुड़गांव में घोड़ा रोप। अब वो घोड़ा रोप जो है 15-20 साल से देवतवाल लिखने लग गए हैं। अब उसका क्या कारण है, क्यों लिखने लग गए हैं वो? तो ऐसे ही लोगों ने कुछ का कुछ वो जिसका जो मना वो लिख दिया और हो गया। गोत्र पहले मिलते ही नहीं। तो जैसा कि डिबेट में इनके प्रतिनिधि ने क्या कहा था कि इसको बोलते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस, ऐसा बोला था ना कुछ, कि उनको पहचान बदलनी पड़ी अंग्रेजों के डर से, या भाई कोई शोषण हो रहा था लोगों का, तो उन्होंने पहचान बदल ली। तो इन मूर्खों से ये पूछो, देश के ना कश्मीर से लेकर केरल तक चले जाओ और किसी भी आदमी से पूछ लो कि भैया अगर आपको अपनी पहचान बदलनी है तो आप क्या करोगे, तो वो आदमी यही बताएगा कि मैं अपना नाम बदल लूंगा, मैं सोहन से मोहन कर लूंगा। दूसरी बार पूछेंगे वो ये कहेगा मैं अपनी जाति बदल लूंगा, मैं इस जाति का नहीं, मैं दूसरी जाति का बता दूंगा। तीसरी बात पूछेंगे वो ये कहेगा फिर मैं ज्यादा से ज्यादा अपना धर्म बदल लूंगा, मैं हिंदू से मुसलमान या मुसलमान से हिंदू बना लूंगा। ऐसे तो बदली जाती है पहचान। कभी गोत्र बदल के पहचान बदली गई है किसी आदमी की? क्या अंग्रेज या कोई भी आदमी दूसरे आदमियों पे शोषण गोत्र पूछ के करता था कि बता भाई तेरा क्या गोत्र है? भाई मेरा गोत्र तो है, चल आ जा भाई तू फटे पे, गोत्र पूछ के करता था। तो ऐसी नॉनसेंस बातें करते हो आप। अब ये जो पुंडीर लिखने लग गए हैं, ये जो राठी से राठौड़ लिखने लग गए हैं, तो आने वाले 100 साल बाद क्या होगा भाई? फिर ये क्लेम करेंगे राठौड़ भी हमारे, पुंडीर भी हमारे। मतलब हमारे ही इतिहास के पीछे पड़े हो क्या तुम हाथ धो के? और सारे समाजों को संदेश देना चाहता हूं मैं, ध्यान रखो इन लोगों पे। कल को पता नहीं किस किस के महापुरुषों पे दावा ठोकेंगे गोत्र बदल बदल के। और ये बात मैं नहीं बोल रहा, इसका प्रूफ दे दिया आपको, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बता रहा बिल्कुल। और सभी भाइयों को जिनको ये गुर्जर शब्द लेके भ्रम पैदा हो रखा जिनके दिमाग में, शांता रानी शर्मा का एक लेख है वो पढ़ लेना, उन्होंने किताब भी लिख रखी है इसी गुर्जर प्रतिहारों पे, वो पढ़ लेना। के.एन. मुंशी को पढ़ लेना, सी.वी. वैद्य को पढ़ लेना, ओझा को पढ़ लेना, दशरथ शर्मा को पढ़ लेना, पता नहीं कितने लेखक है, विंध्याराज को पढ़ लेना। और सारे टॉप के हैं, सारा देश जानता है इनको। ये आपके सामने उदाहरण देके चले जाते हैं। बियानपुरी ने वो पीएचडी की है, उसने पीएचडी नहीं भाई खिचड़ी पकाई है उसने, सबको पता है। गुज्जर को उन्होंने जाति नहीं बताया, सारी जातियां गुज्जरों में से निकाल दी कि गुज्जर तो एक समुदाय है, इसी में से सब निकल गए। परमार और प्रतिहार में कभी वो फर्क नहीं कर पाए। बाकी वो आपको मैंने राजेंद्र कुमार क्या नाम था उनका, जो गुज्जर इतिहास के बारे में बता दिया कि उनकी किताब के उस पेज पे क्या लिखा है। कभी ये राजपुत्र शब्द को लेकर भ्रम फैलाते हैं कि फलाने पुराण में ये लिखा, करनी माता से और उससे ऐसे ये वो पता नहीं क्या क्या। राजपुत्र उसी के लिए प्रयोग हुआ है जिसका पिता भी अक्षत्रिय था और माता भी अक्षत्राणी थी, वरना महाभारत के अंदर विदुर को दासी पुत्र नहीं कहा जाता, उनको भी राजपुत्र ही कहा जाता। समझे? तो भाइयों ये मैटर हो गया क्लियर। ये सारे सवाल इस गुज्जर महासभा से पूछ लियो कि अगर गुर्जर जाति है तो उन मुसलमानों के साथ जो शब्द लगा है फिर वो स्थानवाचक कैसे है? अगर वो स्थानवाचक है तो जो चालुक्यों के साथ, सोलंकियों के साथ गुर्जर लगा तो वो भी स्थानवाचक ही होना चाहिए, फिर वो जातिवाचक कैसे है? ये मतलब गुलाटिया क्यों मारते हैं बार बार? इनसे पूछो। और इनसे ना एक बात और पूछा करो कि जो मिहिर बोध जी है, जो इनके पिताजी है, इनके दादाजी, परदादाजी या इनके बेटे या इनके पोते, मतलब कि इनके जो डायरेक्ट वंशज है या डायरेक्ट ऊपर की तरफ पूर्वज है, उनके किसी भी शिलालेख के अंदर गुर्जर शब्द का प्रयोग हुआ है? कहीं पर भी नहीं हुआ मेरे भाइयों, कहीं पर भी किसी भी शिलालेख में।
मिहिर भोज जी का जो ग्वालियर का शिलालेख है उसको पढ़ लेना। खुद उसमें उन्होंने लिखवा रखा कि मैं लक्ष्मण के वंश से हूं और मैं क्षत्रिय हूं। तो ये बताओ, जैसा कि ये तथा कथित लोग बोलते हैं कि क्षत्रिय तो सारे थे, ये भी थे, वो भी थे, तो क्या ये बात मिहिर भोज को नहीं पता थी? मिहिर भोज जी को नहीं पता थी क्या? ये बताओ। तो वो अगली लाइन में जब क्षत्रिय लिखवा दिया था तो तुरंत वो ये नहीं लिखवाते अहम गुज्जर जातिमा कुछ ऐसा, या शुरू में ये लिखवाते गुर्जर क्षत्रिय लिखवाते ना? तो दिमाग लगाया करो थोड़ा। ये झूठ फैलाते हैं समाज के अंदर। ये आपको पता क्या कहेंगे? महिपाल के लिए पंप कवि ने, महिपाल उसी के वंश से है, गुज्जर राज लिखा है। क्या है गुज्जर राज? अंगराज नहीं सुना? रामायण पढ़ना, काशी के राजा के लिए काशी राज, काशी पथ है, वर्ड आते हैं। महाभारत पढ़ना, कर्ण के लिए अंगराज। तो ये देश से संबंधित है ना। अंगराज, अंग देश का राजा, काशी राज, काशी देश का राजा। तो गुर्जर राज है जो गुर्जर देश का राजा ही तो है मेरे भाई। और अगर इन किताबों पे चलोगे तो फिर राजतरंगिणी को भी पढ़ लो। भोज के लिए क्या लिख रखा है? राजपुत्र सा, राजपुत्र लिख रखा भोज के लिए। तो बताओ अब क्या हुआ? तो ये फैलाते हैं झूठ। इनकी दुकान चलती है झूठ फैलाने से मेरे भाई, और कुछ नहीं है इनके पास। तो इनसे बचो जितना बच सकते हो। तो अब ये सारा टॉपिक कर दिया क्लियर। जिसको समझ आता है ठीक, जिसको नहीं समझ आता है तो दीवारों में टक्कर मारते फिरो। हमें कोई जरूरत नहीं अब इनसे बात करने की। बात खत्म, डेट्स ऑल। सारे देश को पता है इतिहास, सारे देश के इस सरकार को पता है, लोकतंत्र को पता है, सबको पता है। बात खत्म। बाहर भगाएंगे जय राजपूत।